आज मैं प्लस टू केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट इसके एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड स्टेट शो नहीं करती। रिजिडिटी है, सभी सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब कठोर होते हैं। सभी की डेंसिटी हाई होती है, सभी की शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी वाली, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होती। ठीक है, ये आपके जो लिक्विड स्टेट है और कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट, वो इस प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब दे कैन फ्लो, दे कैन मूव। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंसेस है उसमें केवल एक तरह की मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप सभी को पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है, रेगुलर। ठीक है, तो जो आपका रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है, टार है। टार ये आपका ब्लैक और ब्राउन कलर का एक विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, उसी तरह से पिच, पिच एक आपका सूडो सॉलिड है ग्लास की तरह। ठीक है, ये जो एग्जांपल हैं ये एग्जांपल हैं सभी अमोर्फस सॉलिड के। ठीक है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। लेकिन जो ये तीन एग्जांपल रह गए, आपकी कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई कंपाउंड हो, कोई मॉलिक्यूल है, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इसके बाद आता आपका ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है ये है आपका एलॉय। ठीक है, कॉपर प्लस स्टील मेनली इसमें यही प्रेजेंट होते हैं। और जो ये ब्रॉन्ज है ये इट इज़ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये किस कैटेगरी में आएगा, आपका मेटालिक सॉलिड में। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन बीसीसी अरेंजमेंट। आप सभी को पता है जो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे, ठीक है, और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पर यूनिट शेल। ठीक है, और 8 कॉर्नर्स हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स अगर आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शेल होता है वो कितना होता है, 1। और एक एटम आपका कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1, क्योंकि वो किसी ने शेयर नहीं कर रखा है, ये बातें आपको पता है। तो 1 + 1 आंसर होगा इसका 2। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2। उसी तरह से आपका एक फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट होता है। फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसी तरह से जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। और जो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 पर यूनिट शेल। तो टोटल कितने फेस हैं आपके, 6 फेस हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टोटल कितने एटम्स आते हैं, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफसीसी में कितने एटम्स होंगे आपके, टोटल 4। नेक्स्ट आता है आपका, विच प्रॉपर्टी शोन बाय एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट आपका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो प्रॉपर्टी ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसमें एक ही तरह के इंट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक ही टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, मुझे
मैं क्या करता हूँ, दो डिफरेंट डायरेक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी नोट करता हूँ। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर मैं इन दोनों डायरेक्शंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करूँगा तो वो कैसी आएगी, बिल्कुल वैल्यू सेम आएगी, लगभग एक जैसी आएगी, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इस नेचर को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एनाइसोट्रोपिक, ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है, ये पता है आपको बातें। और अगर मैं इन सॉलिड्स को काटता हूँ तो मुझे कैसा कट मिलता है, क्लीन कट। ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, आइसोट्रोपिक इन नेचर, इट इज शोन बाय एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे और ऐसे कहा जा सकता है कि बताइए ये किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये इसमें चार कैटेगरी हैं आपकी, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटालिक। आयनिक सॉलिड में क्या होगा आपका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, और जो फोर्सेस होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो एग्जांपल हैं सारे, ये किसके हैं, आपके आयनिक सॉलिड के, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इट इज आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, जो आपका सॉलिड बनेगा वो किससे मिलके बनेगा, मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल भी देखिए कितने टाइप के हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में क्या होगा आपका, आप जैसे आपके आर्गन है, ठीक है, जो आपकी इनर्ट गैसेज हैं वो आएंगी इस कैटेगरी में, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। पोलर में क्या कौन से आएंगे आपके, वो मॉलिक्यूल आएंगे जहाँ जहाँ पर क्या हो, एक डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है, जैसे HCl है, SO2 है, ठीक है, इनमें आपका डाइपोल मोमेंट है। उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे वाटर है आपका और अमोनिया है, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं आपके कार्बन, जो कि जिससे कि आपका डायमंड बनता है, ठीक है, सिलिका SiO2, और आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड और कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, आपके कोवलेंट सॉलिड में। और जो मेटालिक सॉलिड्स आएंगे उसमें क्या आएंगे, आपके ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। हमने अभी पीछे एक एग्जांपल भी करा था एलॉय का, वो किस में था, आपका मेटालिक सॉलिड में, जो कि ब्रॉन्ज का था। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें आयंस हैं, ना इसमें कोवलेंट बॉन्ड हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ना ही क्या है ये मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा आपका, पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, कर्नेल्स होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके बाद आता है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मैलिएबल एंड डक्टाइल। आप देखिए ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं, कंडक्टर्स की, ठीक है। और कंडक्टर्स कौन से होते हैं, कौन होते हैं आपके, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी कंडक्टिव वाली, मैलिएबल वाली, मैलिएबल का मतलब आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, शीट में, ठीक है। डक्टाइल का मतलब आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर्स में। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, मेटल्स की। तो किसका एग्जांपल है, मेटालिक सॉलिड का। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर प्रेजेंट। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पता है आपको कि उनकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, आपकी यूनिट शेल। अगर यूनिट शेल बार बार रिपीट होते हैं तो एक बहुत बड़ा क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं, ये हैं आपके 7 तरह के, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं देखिए, ये हैं आपके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल।
इसमें जो क्यूबिक अरेंजमेंट है इट इज़ मोस्ट सिमिट्रिकल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लेंथ्स हैं यूनिट शेल की वो सेम होंगी, और जो एंगल्स हैं उसमें अल्फ़ा बीटा गामा वो सब इक्वल होंगे, और सब कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट सिमिट्रिकल फॉर्म। अब जो मोस्ट अनसिमिट्रिकल फॉर्म है वो कौन सी है आपकी, ट्राइक्लिनिक। ना तो इसमें कोई साइड इक्वल है, ना ही कोई एंगल इक्वल है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। तो बोर्ड में कैसे पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी दी हुई हैं, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिया हो सकता है किसी भी आपके सिस्टम की लेंथ दी हो सकती है, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल दिए हो सकते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिस, ये है आपके 14, जितने आपके क्रिस्टल सिस्टम है उससे डबल हैं ये 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। ये हैं आपके टाइप ऑफ यूनिट शेल्स। जैसे कि आपके क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 तरह के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सिंपल हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, और आपका बॉडी सेंटर्ड। उस तरह से टेट्रागोनल में 2 हैं, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 अरेंजमेंट हैं अलग अलग। फिर आपके मोनोक्लिनिक में 2 हैं, ट्राइक्लिनिक में 1 ही है, रोम्बोहेड्रल में भी 1 ही है, और हेक्सागोनल में भी 1 ही है, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये टोटल 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, किसमें, आपके क्रिस्टल लैटिस में। उसे नेक्स्ट आता है आपका इफ़ द रेडियस रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव, ये आपका सोडियम आयन है, एंड Cl नेगेटिव इज़ 0.524, ये रेडियस रेशियो का सम है आपका। रेडियस रेशियो इट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर आपको रेडियस रेशियो पता है किसी भी अरेंजमेंट का, तो आप उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आप देखिए, तो रेडियस रेशो है। रेडियस रेशो में देखिए, अगर आपका रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। स्ट्रक्चर होगी आपकी प्लेनर ट्रायंगुलर, और ये इसका एग्जांपल है B2O3, ठीक है। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगी उसकी, ओक्टाहेड्रल, ठीक है। जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो रेशियो आ रहा है 0.524, ये इसके बीच में आएगा, इस रेंज में आएगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ओक्टाहेड्रल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ओक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम पर यूनिट शेल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ये हमने कर लिया था। ये कितना आएगा आपका, 1/8। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B in which A atoms are present at the corners। अगर आपको पता है, ये हमने अभी पीछे डिस्कस करा था कि अगर आपका जो एटम है अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। एंड द B एटम्स दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, ठीक है। बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे, तो टोटल फेस कितने होते हैं आपके, 6। कंट्रीब्यूशन एक फेस पे कितना होता है, 1/2, तो टोटल कितने एटम आए बी के, 3, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें बनेगा AB3, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि जो आपका एक यूनिट शेल है इसका जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एटम्स ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई
कर रखा है उसको हम बोलेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो सिंपल यूनिट शेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है 52.4। ठीक है। जो आपका बॉडी सेंटर्ड है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 68%, और जो एफसीसी अरेंजमेंट है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी क्रिस्टल क्या होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो एफसीसी अरेंजमेंट इट इज़ मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। इससे नेक्स्ट आता है हाउ मैनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोज पैकिंग। तो आपको ध्यान रखना है यदि आपके जो यूनिट शेल हैं उसमें n एटम्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, जैसे एफसीसी अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है कितने एटम्स अरेंज होते हैं, टोटल 4। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो होंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन द यूनिट शेल, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट शेल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे आपके n। तो अगर मैं एफसीसी अरेंजमेंट की बात करूं तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं अभी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी अरेंजमेंट, एफसीसी अरेंजमेंट में एटम्स कितने होते हैं आपके, 4। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन 1 है इट इज करेक्ट। इन NaCl स्ट्रक्चर क्लोराइड आयन इज इन एफसीसी अरेंजमेंट। ठीक है। जो क्लोराइड आयन है उनका अरेंजमेंट कैसा है, एफसीसी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन इट्स यूनिट शेल। तो आपको पता है कि अगर आपका एफसीसी अरेंजमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट आपका ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स X एंड Y। एटम ऑफ एलिमेंट Y मेक CCP अरेंजमेंट। ठीक है। क्यूबिक क्लोज एलिमेंट अरेंजमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू FCC अरेंजमेंट, एंड दोज ऑफ X occupies all the octahedral void. What is the formula of the compound? ठीक है। Let there are n atoms which are arranged in which arrangement, CCP अरेंजमेंट। ठीक है। तो जो Y एटम्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, n, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि n मेक्स कौन सा अरेंजमेंट, CCP अरेंजमेंट। तो हमने ये मान लिया कि Y अरेंज्ड है यूनिट शेल में और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट शेल इज n। और जो X हैं इट ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे यूनिट शेल में, जितने एटम्स अरेंज हैं। तो हम कितने एटम्स अरेंज मान रहे हैं, n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, n ही होंगे। और इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, x ने। ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका XY, क्योंकि जो Y एटम्स हैं उनकी संख्या भी कितनी है, n है, और जो X एटम है जो अरेंज हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो भी कितने हैं, n ही है। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, n/n 1/1, देन द फॉर्मूला इज XY। उससे नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इट इज 12। ठीक है। चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो चाहे आपका CCP अरेंजमेंट है विच इज़ इक्विवेलेंट टू FCC अरेंजमेंट। ठीक है। दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब है कि एक एटम आपका कितने दूसरे एटम्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो
कि एक कैटायन के अराउंड कितने एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम आगे करेंगे अभी। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, ये है आपका CCP अरेंजमेंट, या फिर आप ऐसा कह सकते हो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं और खोल के दिखाऊं इस डायग्राम को, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा। ठीक है, अगर मैं इस रेड एटम को या रेड सर्कल को अगर मैं एटम मानूँ एक, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 6 एटम इसके अराउंड हैं। ठीक है, 3 एटम्स इसके ऊपर हैं और 3 एटम्स इसके नीचे हैं। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इन सबको ऐड कर दीजिए, वो कितना होगा आपका 12। ठीक है, इसी तरह से जो CCP अरेंजमेंट है, इसमें अगर मैं ये रेड एटम को अगर मैं लूँ तो 6 एटम इसके अराउंड हैं। ठीक है, 3 एटम इसको नीचे से टच कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी कितने एटम्स हैं हमारे, 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, या फिर आपका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो होगा ए बी टाइप, और जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इसमें अरेंजमेंट होगा ABC, फिर ऊपर ABC। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए CCP अरेंजमेंट। ठीक है, CCP अरेंजमेंट आपका इधर वाला था। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है देखिए ABC, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड ABC। HCP में उसी तरह से अरेंजमेंट इज AB टाइप। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं। ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस किसे कहते हो आप, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज़ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कोवलेंट फॉर्म मतलब कोवलेंट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 3 है सिलिकॉन, इट एग्जिस्ट एज कोवलेंट सॉलिड। ये अपने जो नेबरिंग एटम है, ठीक है, उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, तो सिलिकॉन ये आपका कैसा क्रिस्टल है, आपका एक कोवलेंट क्रिस्टल। यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर दिखा रखी है मैंने। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता लगेगा कि एक कैटायन के अराउंड कितने एनायन हैं और एक एनायन के अराउंड कितने कैटायन हैं, वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट है वो है FCC। आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। ठीक है, और जो सोडियम आयन है वो आपके ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक Cl नेगेटिव के अराउंड कितने Na पॉजिटिव हैं, तो देखिए ज़रा 1 2 3 एंड इट इज़ 4 5 एंड 6। तो एक Cl के अराउंड आपके 6 क्या हैं, Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो क्लोराइड आयन है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। उसी तरह से एक सोडियम आयन के अराउंड भी 6 Cl नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं या फिर आप आपकी बुक में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में कितना है, 6। तो यही क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि इन सोडियम क्लोराइड हाउ मैनी सोडियम आइंस आर प्रेजेंट अराउंड क्लोराइड आयन, कितना है आपका 6। उसके साथ ही मैंने कुछ और जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड में 6 है आपका, सीजियम क्लोराइड में 8 है, जिंक सल्फाइड में 4 है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक जिंक आयन के अराउंड 4 सल्फाइड आयन होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी AB2 टाइप क्रिस्टल है तो वहाँ पर जो A है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और जो B है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। कोई भी आपका अगर इस तरह से आपका एग्जांपल है AB2 टाइप। ठीक है, जैसे अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूं CaF2, इसमें क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखिए यहाँ पर इट इज़ AB2 टाइप, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। ठीक है, फ्लोराइड का कितना होगा आपका 4। उसी तरह से अगर आपका कोई ऐसा क्रिस्टल है A2B टाइप, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, तो वहाँ पर जो A है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4, और जो B है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना 8। नेक्स्ट है आपका NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और NaCl पे क्वेश्चन आता ही है। तो इन NaCl स्ट्रक्चर हाउ मैनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, इसमें जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो सभी ऑक्यूपाई हो जाते हैं किसके द्वारा, Na पॉजिटिव के द्वारा। एल्कली हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाने के लिए जो आपका एनायन है और जो कैटायन है, ठीक है, इसके साइज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर साइज में डिफरेंस है तभी कौन सा डिफेक्ट दिखाई देगा आपको, फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है उसका जो साइज है वो कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाता, कौन सा डिफेक्ट दिखाता है, स्कोट की डिफेक्ट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये कंडीशन है फ्रैंकल डिफेक्ट की कि साइज में कैसा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसमें Zn2 पॉजिटिव आयन है और S2 नेगेटिव आयन है। तो जो जिंक आयन है इसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सल्फाइड आयन। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपका। डिफेक्ट इन NaCl ये हम कर चुके हैं, कौन सा होगा, स्कोट की डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज कैसा है, लगभग एक जैसा है। डिफेक्ट इन AgBr बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो AgBr है, सिल्वर हैलाइड वैसे तो शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, लेकिन जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये दोनों ही इफेक्ट शो करता है, स्कोट की भी और फ्रैंकल भी। तो ऐसा क्यों है, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड की प्रेसिपिटेशन करते हैं तो कुछ सिल्वर आयन तो बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से, और कुछ सिल्वर एनायन जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो कौन सा इफेक्ट होगा, स्कोट की डिफेक्ट। ठीक है, अगर इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं आपके आयंस तो कौन सा डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपका AgBr वो दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी और स्कोट के भी। द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज एंट्रैप्ड इन द एनाइन वैकेंसी इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे F सेंटर। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे आपका एनाइन यहाँ से चले जाए बाहर, जैसे सोडियम क्लोराइड में ये डिफेक्ट दिखाई देता है, F सेंटर दिखाई देते हैं। तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड सॉरी जो सोडियम क्लोराइड है उसका कभी कभी कलर आपको येलो दिखाई देता है। ठीक है, येलो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो साइड्स प्रेजेंट होती हैं, वैकेंसी होती हैं जो सोडियम क्लोराइड में, उसमें कई बार इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करता है किस तरह से, F सेंटर की तरह से, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, आपका जो क्रिस्टल है उसको कलर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में क्या डालना है हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये क्रिएट करेगा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका दो सोडियम आयन क्रिस्टल से चले जाएंगे और उसकी जगह एक आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक है, एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा और एक पोजीशन कैसी रहेगी उसमें, वैकेंट रहेगी। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, तो आपको बता दूं कि इसमें कौन सा आपका डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्कोटकी डिफेक्ट ऑन डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्कोटकी डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, जब आपका एटम और आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपका आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाएगा तो क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन डेंसिटी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट तो तब होता है जब आपका एटम और आयन अपनी पोजीशन छोड़ के कहाँ चले जाए, इंटरस्टिशियल साइट में। तो जब वो इंटरस्टिशियल साइट में जाता है तो ना तो कोई मास पे फ़र्क पड़ता है और ना ही वॉल्यूम पे, क्योंकि आपका जो एटम है या फिर जो आयन है वो तो क्रिस्टल के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो डेंसिटी बढ़ेगी और ना घटेगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है, विच इज़ सेम। नेक्स्ट आपका एज लेंथ दे रखी है ऑफ ए यूनिट शेल ए 287 पिकोमीटर, अरेंजमेंट दे रखा हमारा बीसीसी, और आपको क्या निकालना है, रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा जो कि एज और रेडियस के बीच का है, और वो है आपका √3/4 इंटू ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कीजिए आप, कितनी, 287 पिकोमीटर, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 124.27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, गोल्ड हैविंग रेडियस, रेडियस दे रखा आपको 0.144 नैनोमीटर, अरेंज्ड इन एफसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, CELL सेल। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, एज निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है ए इजकल टू 2√2R। ठीक है, तो यहाँ पर आप √2 की वैल्यू रखिए 1.414 इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.144 नैनोमीटर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट आपका डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी पे भी। ठीक है, आपको डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू N0 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। Z है आपका कितने एटम्स अरेंज हैं इन यूनिट शेल। यहाँ पर जो अरेंजमेंट दे रखा है वो दे रखा है BCC। BCC में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो यूनिट शेल है BCC का, उसमें कौन अरेंज है, एटम्स अरेंज हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल अरेंज है। ठीक है, अगर कोई एटम अरेंज है तो आपने Z की वैल्यू लेनी है 2, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मॉलिक्यूल अरेंज है तो आपने Z की वैल्यू लेनी है 1। ठीक है, अगर मैं
मेटल की जगह ऐसे कहता कि सीजियम क्लोराइड इट इज़ अरेंज्ड, तो इट इज़ अ मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी रखते हैं आप? 1। तो यहाँ पर तो मेटल अरेंज है, ठीक है, तो मेटल में क्या करोगे, जेड की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 2। ठीक है, जेड की वैल्यू 2 होगी। एम एम कितना दे रखा है आपका? 50 ग्राम पर मोल, तो एम इजिकल टू 50 हो गया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 300 पिकोमीटर, तो 300 की क्यूब हो जाएगी आपकी, इंटू एन नॉट, ये एवोगैड्रो नंबर है आपको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल करेक्टली आंसर मिलेगा इसका, और वो होगा आपका 6.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर हैलाइड, ये मैं आपको करवा चुका हूँ कि सिल्वर हैलाइड अधिकतर आपके कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट, लेकिन जो AZBR है ये दोनों ही इफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी और स्कोट के भी। ये हम कर चुके हैं डेंसिटी वाला। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड? ठीक है, आयन क्रिस्टल के अंदर ही होगा, तो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड। इन स्कॉट की डिफेक्ट ये भी हम कर चुके हैं, आयन बाहर चले जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही है आपका। ठीक है, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डॉप्ड विथ जर्मेनियम। जर्मेनियम जो आपका मेंबर है वो 14th फैमिली का, ठीक है, 1 2 3 4, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेबरिंग जर्मेनियम के साथ क्या बनाने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब हमने बनाना है पी टाइप। पी टाइप कब एन टाइप। एन टाइप कब बनता है? जब हम 14th फैमिली के किसी भी मेंबर में या किसी भी क्रिस्टल में 15th फैमिली के किसी मेंबर की क्या डालने? इम्प्योरिटी डालने। ठीक है, उससे क्या होगा, जो 15th फैमिली का जो मेंबर है ना, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ठीक है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में। ठीक है, ये बॉन्ड बन गए, और जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएगा? आपका फ्री रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? एन टाइप। तो जो आर्सेनिक है ना, Ar, इट इज़ अ मेंबर ऑफ 15th फैमिली, 15th ग्रुप। ठीक है, तो ये अगर मैं जर्मेनियम में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी डाल दूं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा मेरा? एन टाइप। नेक्स्ट है प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या है? आपके सेमी कंडक्टर्स, ये आपको पता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे? जब हम 14th फैमिली के किसी क्रिस्टल में कौन सी फैमिली का मेंबर डालूं? 13th फैमिली का। ठीक है, अब जैसे सिलिकॉन है 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं 13th फैमिली के किसी मेंबर को सिलिकॉन की जगह अगर मैं अरेंज कर दूं तो देखिए क्या होगा। मान लिया मैंने एल्युमिनियम डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने? एल्यूमिनियम इसकी जगह। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, तो 3 बॉन्ड बना पाएगा, 1 2 और 1 3। तो ये जो चौथा बॉन्ड है ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने डिटेल में पढ़ रखी है बातें। तो अगर यहाँ पर होल क्रिएट हो गया तो मैं कहूँगा कि जो मेरा सेमी कंडक्टर है वो कौन सा है? अब कौन सा टाइप है? पी टाइप। क्योंकि पी टाइप सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? होल्स के कारण। ठीक है, इसे नेक्स्ट आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? आयरन ऑक्साइड, इट विल शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैटाइंस हैं इनकी संख्या क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, कुछ इसमें वैकेंसी होती है। एक लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स? मेटल्स में तो किसके कारण होती है कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं उसमें किसके कारण होती है? आयंस के कारण। लेकिन केवल या तो एक्वा स्टेट में या फिर कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, क्योंकि इन दोनों स्टेट में आयंस क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर है ये हमने पढ़ ही रखे हैं, हमें ये क्या करनी पड़ती है? डोपिंग। ठीक है, तो दो टाइप के बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? होल्स के कारण। और जो एन टाइप है उनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड यूनिट है आपकी सॉल्यूशन, उसके एमसीक्यूज करेंगे।